Hello students, welcome to the e-learning class. Today I am going to discuss the second topic of the chapter Why do we need a parliament? तो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर से इसका फर्स्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था Why do we need parliament क्या था डिस्कस किया था about the what is parliament and about the houses of the parliament that is the लोक सभा and the राज्य सभा और क्या क्या इलेक्शन प्रोसेस से होता है. ठीक है. नेक्स्ट वी आवर comes the topic that is the function or the role of parliament. तो हमारा पार्लियामेंट का क्या फंक्शन है, क्या रोल है हमारे कंट्री के प्रति, हमारे फंक्शन क्या क्या होता है जो जो हम पार्लियामेंट में वर्क करते हैं. तो वी हैव थ्री डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट. फर्स्ट फंक्शन इज टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, सेकेंड टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट एंड द लॉ मेकिंग. ये दीज आर द थ्री मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट. हमारे तीन मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है. लॉ मेकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट. लॉ मेकिंग हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है. इसका एक सेपरेट चैप्टर है जो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे अबाउट द लॉ मेकिंग. किस तरह से पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग होता है, कैसे बनता है लॉ, किस तरह से पास होता है, क्या होता है. ठीक है. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. फर्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट ओनली दिस टू पॉइंट्स in this chapter, and the third law making will discuss in the next chapter, that is in the detailed form. Clear? तो first हम लोग का to select the national government. National government ऐसे जैसे हमने भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब हम लोग का जो इलेक्शन प्रोसेस होता है कंट्री में, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब कितने मेंबर्स है लोकसभा में 540 मेंबर्स है. 540 को में से 2 मेंबर्स आर नॉन एंग्लो इंडियन से बाय प्रेसिडेंट द्वारा इलेक्ट होता है. 543 मेंबर्स जो हमारे इलेक्टेड द्वारा होते हैं. तो टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, जैसे हम लोग का जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, आफ्टर लोकसभा के इलेक्शन हुआ तो उसके बाद हमारा क्या काम हो रहा है कि हम लोग का कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, कैसे हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, कौन पार्टी फॉर्म करे कौन. तो ये काम पार्लियामेंट का है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. वो पार्लियामेंट करे कि कौन सा गवर्नमेंट फॉर्म करे, इलेक्शन के बाद किसका गवर्नमेंट आएगा, कौन रूलिंग करेगा, कौन एग्जीक्यूटिव पार्टी रहेगा, वो हमारा कौन करता है, पार्लियामेंट करता है. तो सिलेक्ट द लोकसभा. आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन अ लिस्ट इज प्रिपेयर टू शोइंग हाउ मेनी एमपी बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी. तो जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, एक लिस्ट प्रिपेयर होता है. लिस्ट प्रिपेयर होता है क्या क्या किसका लिस्ट प्रिपेयर होता है, एमपी मतलब हर जिले से हर प्रांत से कितने एमपी जीते हैं, किस पार्टी से वो जीता है, बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. इससे पूछा जाता है जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 543 कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर एक मेंबर हर कॉन्स्टिट्यूशन से एक मेंबर इलेक्टेड होता है. उसमें से पहले एक लिस्ट प्रिपेयर हर जगह से कितने कौन सा मेंबर जीता है, कौन सा मेंबर एमपी जीता है, हर कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्टी. हमारा इंडिया में कितने मल्टी पार्टी सिस्टम आप लोग भी जानते हो, बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, अकाली दल, बहुत अदर्स पार्टीज, बहुत मल्टी पार्टी सिस्टम्स है. तो उसमें हम लोग को देखा जाएगा कि कौन से क्षेत्र से कितने पार्टी मतलब बीजेपी से ज्यादा जीते हैं कि कांग्रेस जीता है. तो उसका पहले लिस्ट प्रिपेयर होगा कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्टी से कौन एमपी जीता है. ठीक है. तो ये हमारा लिस्ट प्रिपेयर होता है आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन के बाद. मतलब जैसे सपोज बीजेपी में हमारे 250 एमपी पाए, कांग्रेस में 200 पाए, अदर्स में. तो इस तरह से हमारा 100 एमपी, इस तरह से हमारा ये एमपी तैयार होते हैं, कितने लिस्ट बनते हैं अदर्स में. और बहुत जनता दल है तो ये हर लिस्ट प्रिपेयर होता है हमारा. किस तरह से हमारा 543 एमपी का लिस्ट तैयार होगा. 543 एमपी का लिस्ट तैयार होगा. उसमें से देखेगा कौन सा ज्यादा मेंबर्स में कौन सा पार्टी ज्यादा एमपी इलेक्ट किया जीता है, मतलब कितने ज्यादा एमपी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं. उस जो मेजोरिटी वोट्स पाते हैं, जो मेजोरिटी वोट्स पाएंगे उसी को हम एज रूलिंग पार्टीज में एज अ कल्पर. तो आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन अ लिस्ट इज प्रिपेयर टू शोइंग हाउ मेनी एमपी बिलोंग्स टू ईच पॉलिटिकल पार्टी. क्लियर? या समझ में? मेजोरिटी पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स 272 फॉर्म द गवर्नमेंट. एक गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए हमारा टोटल सीट कितना है, 543 है. तो हमको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर पार्टीज को एटलीस्ट ही हैव 272 सीट्स, मतलब उसके पास कम से कम
मतलब इसका हाफ, 543 का हाफ मतलब सीट एक पार्टी के पास होगा। जिस पार्टी के पास मेजोरिटी सीट्स रहेगा वही हमारा गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। तो ये किसका काम है? गवर्नमेंट पार्लियामेंट का काम है। वो देख रहा है कौन सा पार्टी मेजोरिटी सीट्स रिकवर कर रहा है। जो जो पार्टी मेजोरिटी सीट्स रिकवर करेगा वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। फिर कॉलिशन गवर्नमेंट आता है। कॉलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? सपोज हमारा जो मेजोरिटी पार्टीज में सबको कोई भी मेजोरिटी वोट्स नहीं पाया, कोई 100 पाया, कोई 200 पाया, कोई 50 पाया, तो उसमें क्या करते हैं कुछ पार्टी जो जिसका साथ एक दूसरे का साथ देना चाहता है, जो उसके साथ ज्वाइन कर, तो जिसमें 2 और 3 पार्टी मिलके एक मेजोरिटी वोट्स लेते हैं। सपोज हमारा बीजेपी पाया 250 सीट, अब अगर कांग्रेस अदर जनता दल से लोग तीनों मिला के अगर यहाँ पर 300 सीट पाए तो ये अब लोग तीनों मिलकर एक साथ कांग्रेस का वो गवर्नमेंट बना सकता है। लेकिन अगर ये अदर पार्टी इनके साथ ज्वाइन करना चाहे तभी हो सकता है, अगर नहीं ज्वाइन करना चाहे तो वो नहीं होगा। तो हमको मेजोरिटी सीट करना के लिए एटलीस्ट वी हैव 272 सीट। हमको अगर गवर्नमेंट फॉर्म करना है तो हमको एटलीस्ट 272 हमारे पार्टी से सीट्स मिलेंगे तभी हम लोग वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। क्या कॉलिशन गवर्नमेंट भी बता दिया, जो 2-3 पार्टी मिलके हमारा मेजोरिटी सीट्स एक्वायर करें तभी हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। मतलब 2 या 3 पार्टी मिलके हम लोग मेजोरिटी सीट एक्वायर करें पार्लियामेंट में, तब हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ द लोकसभा इज टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। तो ना जब ये सिलेक्ट हो जाएगा कि कौन मेजोरिटी सीट्स पा रहा है, कौन सा पार्टी मेजोरिटी सीट्स पा रहा है, तो वो सपोज बीजेपी ने पाया मेजोरिटी सीट्स। इस बार हम लोग का 2019 में भी देखा था 14 पीरियड कि हम लोग का बीजेपी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स था, इसमें किसी ने उसका सपोर्ट वो अकेले ही दम पर पूरा सीट्स को किया था। तो उससे क्या होता, वो अपना गवर्नमेंट खुद फॉर्म किया था, उसमें कोई कॉलिशन गवर्नमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर जब ये सिलेक्ट हो गया कि हमारा कौन सा गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है, बीजेपी हो रहा है, कांग्रेस हो रहा है, तो उसके बाद क्या होता है, वन इम्पोर्टेंट फॉर सिलेक्ट है, उसमें से हम लोग का सिलेक्ट होते हैं 272 मेंबर्स जो है मेंबर ऑफ एमपी है, उसमें से एक लीडर को चुना जाएगा जो हमको प्राइम मिनिस्टर के नाम से हम लोग फेमस होते हैं और नाम से जाने जाते हैं। उसमें से हेड एज अ मेंबर विल बी सिलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर को हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, लोग सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव इज द हेड ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, हेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। मेंबर्स और जो 270 सीट जो है उसमें से 1 हेड मेंबर को चुना जाएगा एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड ही इज नोन एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इज द प्राइम मिनिस्टर। जो लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी जो रूल करता है गवर्नमेंट का, रूलिंग पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट अदर रिप्रेजेंटेटिव हेल्थ, एजुकेशन एंड द फाइनेंस मिनिस्टर। फिर प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है, वो अपनी पार्टी में जो मेजोरिटी विनर पार्टी होते हैं उस पार्टी में से हर मेंबर को, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर, किसी को हेल्थ मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, एनवायरमेंट, जितने मिनिस्टर्स है वो डिवाइड कर दे। मतलब जितने 272 जो जितने मेंबर्स उसके गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं उसमें से हर एक को एक पोस्ट दिया जाएगा ताकि वो अपने हर स्टेट में अपना अपना वर्क कर सके। क्यों एक जन के बस में पूरा इंडिया कंट्री को रूल करना इट इज नॉट पॉसिबल टू वन पर्सन हु रूल ओवर द होल कंट्री। तो वो जो हमारा 1 हेड है एग्जीक्यूटिव दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अपना जो मेंबर सीट्स है पूरे अदर सीट्स में 272 या 230 जो भी उनका मेंबर्स है 300, वो 300 मेंबर्स को वो अपने हर चीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आपको ये मिनिस्टर बनाना, आपका काम है आपका एजुकेशन मिनिस्टर देखना। हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ मिनिस्टर बनाएंगे, आपको हेल्थ के बारे में पूरा आपके जो स्टेट के बारे में दिया उसके बारे में आपको पूरा देगा। फाइनेंस मिनिस्टर बना, डिफेंस मिनिस्टर बना, जितने मिनिस्टर्स है वो प्राइम मिनिस्टर का काम है वो अपने एमपीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो किसको कौन सा मिनिस्टर बनाना है, वो प्राइम मिनिस्टर का काम है। क्लियर? तो टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, हमारा जो पार्लियामेंट का काम है कि हम लोग कौन सा गवर्नमेंट फॉर्म होगा और कैसे फॉर्म होता है, नेशनल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म किया जाए, किस तरह से हम लोग का गवर्नमेंट फॉर्म होता है। तो ये आपका लोकसभा इलेक्शन के बाद ये हमारा नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होता है बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में होता है। क्लियर? दैट इज एंड द नेक्स्ट टॉपिक that is to control, guide and inform the government. The second function of the parliament to control, guide and inform the government. To control, guide मतलब control, guide और inform the government मतलब क्या होता है?
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कंट्रोल, मतलब क्या पॉलिसी आप लोग बना रहे हो, किस हम लोग कितनी पैसा ले रहे हैं, फंड ले रहे हैं, क्या हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब आप जो हमसे गवर्नमेंट से रूल्स बोल रहे कि हमको रूल्स बनाना है, उस रूल्स में वो काम हो रहा है कि नहीं, वर्क हो रहा है कि नहीं, आप हमसे पैसा ले रहे तो हमारा वर्क कितना हो रहा है, उससे हर चीज वो पार्लियामेंट सेशंस में गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट में अपने जो भी स्पीकर्स होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा में, वो एमपी से क्वेश्चन आवर करेंगे कि आपने ये 5 साल में कंट्री के लिए क्या किया, आपने कितना वर्क किया, आपने कितना फंड्स किया, ये फंड्स का कहाँ इस्तेमाल किया, मतलब उसमें ये कहाँ होता है, ये लोकसभा में होता है, क्वेश्चन आवर्स में होता है। जब भी क्वेश्चन आवर होता है पार्लियामेंट सेशंस में, उसमें जो स्पीकर होगा, जो प्रेसिडेंट जो भी होगा, स्पीकर या जो भी है, वो एमपी से पूरा पूछेगा कि आपने जो हमसे जो पॉलिसी बनाया था 5 साल का, वो पॉलिसी कहाँ पर यूज हो रहा है, कहाँ पर फंड यूज हो रहा है, कहाँ पर हम लोग क्या चीज इस्तेमाल कर हमारे पे डेवलपिंग हो रहा है, हमारा कंट्री कौन सा स्टेट में डेवलपिंग हो रहा है, कौन सा स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो ये सब चीज पूरा गाइड और कंट्रोल बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का काम है कि वो हर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से हर क्वेश्चन आवर करे कि आपका जो वर्क किया था, जो रूलिंग पार्टी जो वर्क दिया था, वो आप वर्क कर रहे हो कि नहीं, आप प्रोग्रेस में है या नहीं, कहाँ तक आपका वो बेनिफिट मिल रहा है, कहाँ आपको लॉस हो रहा है, वो हमारा काम है पार्लियामेंट का। तो हेयर द सेशन बिगेन विद द क्वेश्चन आवर। यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होता है काम, हमारा क्वेश्चन आवर से हमारा वर्क स्टार्ट होता है। द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म through which MPs can elect the information about the working of the government. A very important way through which the parliament controls the executive, asking the question of the government in a circular task for every MP. तो ये पार्लियामेंट का वर्क है, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके हर एमपी से वो क्वेश्चंस पूछेगा क्वेश्चन आवर में कि आपका जो भी वर्किंग प्रोग्रेस, आपने जो पॉलिसी बनाया था कि हमने 5 इयर्स में हम लोग इलेक्शन अपना आज रूलिंग पार्टी 5 इयर्स की हम लोग जो बने हैं गवर्नमेंट, तो हम लोग ये प्रोसेस करेंगे, ये काम करना, तो वो वर्क हमारा कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, कितने तक चल रहा है, कितना फंड इसमें से इन्वेस्ट हुआ है, कितना हमको उसमें इनकम हुआ है, कितना में लॉस हुआ है, वो सारा चीज पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर में पूछा रहा है। ये हर एमपी से पूछा जाएगा कि आपने क्या वर्क प्रोग्रेस किया, कितना वर्क हुआ, क्या नहीं है, तो हर एमपी को उसका आंसर्स भी देना होगा इन द फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट में हाउस में उसको देना ही है। मतलब ये भी हमारे रूलिंग पार्टी के जो रूलिंग पार्टी का काम है कि हमको हर फाइल का, हर वर्क का एक स्टेज मतलब एक बजट बना के, एक फाइल बना के, डॉक्यूमेंट बना के और पार्लियामेंट में पेश करना है कि हम लोग ये चीज बना रहे। अगर वो पार्टी से वोट होता है, अगर उस पार्टी से सहमत हो गए बहुत लोग, तो वो चीज पास होता है, वो बाद में हम लोग बताएंगे लॉ मेकिंग में होता है। लेकिन यहाँ पर जो वर्किंग मतलब पार्लियामेंट हमारा हर एमपी से क्वेश्चन आवर्स में पूछेगा कि आप लोग क्या वर्क करना चाहते हो, क्या कंट्री के लिए करना चाहते हो, वो क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन इन अ सर्कुलर टास्क है, इन अ क्वेश्चन the opposition party highlight the drawback in various policy and program of the government and mobilize the popular support for their in policy. तो क्वेश्चन आवर में जाना जाता है जो ऑपोजिशन पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टी जिसको कहा जाता है, सपोज जिसका गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हुआ है, जैसे बीजेपी और कांग्रेस में बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी एंड द कांग्रेस इज द ऑपोजिशन पार्टी ऑफ द बीजेपी। तो यहाँ पर क्या करेगा, जो कांग्रेस है गवर्नमेंट, तो वो ऑपोजिशन पार्टी का है, तो ऑपोजिशन पार्टी क्या करे क्वेश्चन आवर में, वो हमारे जो रूलिंग पार्टी का ड्रॉबैक मतलब कमी निकालेंगे, उसकी पॉलिसी प्रोग्राम पर ड्रॉबैक मतलब कमियां निकालेंगे, ताकि पार्लियामेंट में ये प्रूव करना चाहेंगे कि इनका जो रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी है अच्छा नहीं है, इनका जो पॉलिसी प्रोग्राम हमारा कंट्री के डेवलप नहीं हो रहा है, हमारे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, हमारी जो वो चाहेगा कि हमारी पॉलिसी पार्लियामेंट अडॉप्ट करे। तो वो चीज हमारे क्वेश्चन आवर में क्या होता है, जो हमारे ऑपोजिशन पार्टी है इसका फायदा उठाते हैं, वो हमेशा उसकी ड्रॉबैक होते हैं कि उसकी पॉलिसी जो रूलिंग पार्टी की पॉलिसी है वो हमारा सक्सेस नहीं है, हमारा इससे हमारा ये नुकसान हुआ, बहुत सा ये हुआ, तो वो अपोजिट वो तो उनके ऊपर है। जो अगर दोनों में बहस छिड़ते हैं, वो बहस छिड़ने के बाद ही अगर जो ज्यादा लोग मेजोरिटी वोट देते हैं, हाँ ये पर्टिकुलर पॉलिसी हमारे लिए हेल्पफुल है, अगर उसमें मेजोरिटी वोट्स मिलेगा तभी वो बिल आगे पास होता है।
वो हम लोग अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में क्या होता है तो वो बाद में डिस्कस करें। तो इसमें जो ऑपोजिशन पार्टी जो पॉलिसी प्रोग्राम हमारे गवर्नमेंट से है वो ड्रॉबैक खेलता है, ताकि हमारी वो अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम स्टार्ट करे, ताकि वो अपने आप को बेस्ट प्रूव करना चाहता है कि हम ऑपोजिशन पार्टी होने के बावजूद भी हम अपने कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, एज रूलिंग पार्टी वो नहीं सोचते। तो वो हर गवर्नमेंट में होता है, चाहे जो रूलिंग पार्टी हो चाहे ऑफिसर, वो हर दूसरों की कमियां निकालना चाहते हैं। तो वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि वो किस, तो वो चीज पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर्स के बीच में डिस्कशन होता है। जब वो डिस्कशन आफ्टर मतलब क्वेश्चन आवर में डिस्कस हो जाता है, जब जिसका वो पॉलिसी प्रोग्राम सक्सेस होगा तब उसी को वो पॉलिसी फिर कंटिन्यू होते रहेगा। और बाकी जब दोनों कंटिन्यू होगा, जब दोनों हाउस में वो मतलब पॉलिसी को अप्रूवल मिल जाए कि हाँ आपका पॉलिसी है, देन इसको सिस्टम कंट्री में लॉ के लिए हो जाएगा। तो थर्ड हमारा है, इस तरह से पार्लियामेंट हमारा क्या कर रहा है, कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, मतलब हमारा कंट्रोल भी कर रहा है, गाइड भी कर रहा है कि आपको कैसे हमारी कंट्री को डेवलपिंग करना है, और इन्फॉर्म भी कर रहा है क्या किस तरह से इन्फॉर्म करके गवर्नमेंट को ये करना है कि हमको किस तरह से वर्क करना है, वर्क इन प्रोग्रेस में। क्लियर? ये सब चीज हमारा ये दो फंक्शन है जो हमारा पार्लियामेंट। थर्ड फंक्शन इज द लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग द थर्ड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब किस तरह से लॉ को। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक अ लॉ। तो हम लोग थर्ड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट है जो हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट एज अ शॉर्ट आई विल डिस्कस इन दिस एज अ फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। हम एज अ शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, लेकिन इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस इन ए ब्रीफ। क्लियर? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक अ लॉ। हमारा नेक्स्ट थर्ड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट का क्या है, टू मेक अ लॉ। तो लॉ हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम लोग को क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या हम लोग करते हैं कि हमारा ये लॉ पास होता है पार्लियामेंट। तो बिफोर मेकिंग अ लॉ, फॉर मेकिंग द लॉ डिफरेंट बिल्स वेर इशूज। फॉर मेकिंग द लॉ, अगर लॉ बनाने के लिए हम लोग को दो टाइप के बिल्स इशू होते हैं। फर्स्ट इज द ऑर्डिनरी बिल एंड सेकेंड इज द मनी बिल। तो पार्लियामेंट में लॉ बनाने के लिए हमको दो बिल इशू करना पड़ता है, एक ऑर्डिनरी बिल और एक मनी बिल। तो ये दोनों बिल्स को हमको लोकसभा में पेश करना पड़ता है, राज्यसभा में, देन उसके बाद प्रेसिडेंट के साइंस होते हैं, तब जाके ये लॉ बनता है। तो कैसे हम लोग ये ऑर्डिनरी बिल क्या है और मनी बिल क्या है वो डिस्कस करें। तो फर्स्ट व्हाट इज द ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या है, एनी मेंबर कैन इंट्रोड्यूस द ऑर्डिनरी बिल इन द पार्लियामेंट, मतलब कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हम लोग ऑर्डिनरी बिल पार्लियामेंट में इशू कर सकते हैं। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर इन द लोकसभा और राज्यसभा। बिल हमारा लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी। क्लियर? A bill goes a three reading before it passes by the house. So before it passed by the house of the parliament, it will make a three reading, मतलब बिल का तीन तरह से रीडिंग होता है, तीन लोगों के पास मतलब 3 बार उसका रीडिंग होता है कि बिल किस लिए बन रहा है, किस पर्पज के लिए बन रहा है, इससे हमको क्या बेनिफिट्स है। तब जाके वो बिल हाउस में दोनों लोकसभा राज्यसभा में जाता है, पहले लोकसभा में जाएगा देन राज्यसभा, तब जाके वो दोनों हाउस में जाता है। क्लियर? After the bill is passed by one house, it goes to the second house for deliberations. तो पहले जब रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा, रीडिंग कंप्लीट होने के बाद पहले लोकसभा में पास होगा। अगर लोकसभा में वो बिल पास हो गया तो देन वी विल सेंड फॉर द राज्यसभा फॉर डेलिब्रेशन, मतलब उसका फिर इंक्वायरी के लिए कि वेदर जो बिल हम लोग इश्यू कर रहे हैं ये सही है कि नहीं, वो राज्यसभा में फिर कंसर्न होगा। अगर सब मेंबर्स से कंसर्न हुआ देन बिल वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर द साइन। अगर प्रेसिडेंट उसको साइन कर दिया तो देन द बिल बिकम अ लॉ। तो इट गोज टू द सेकेंड हाउस फॉर डेलिब्रेशन। द सेकेंड हाउस में पास द बिल और सेंड बैक टू द फर्स्ट हाउस फॉर सर्टेन रिकमेंडेशन। अगर राज्यसभा को लगेगा कि हाँ ये बिल से थोड़ा सर्टेन रिकमेंडेशन मतलब थोड़ा कुछ और बदलाव चाहिए, कुछ और चेंजेस चाहिए, तो वो बिल्स को सेंड कर सकते हैं। सेंड करके मतलब लोकसभा में वापस भेजेंगे कि आप उसको फिर से रिकमेंड करके फिर से बिल को इशू करिए, फिर आप पेश करिए। तो ये राज्यसभा कर सकता है। राज्यसभा में हम लोग उस बिल्स को फिर से रिसेंड कर सकते हैं फॉर रिकमेंडेशन। तो उसके लिए भी हमारा क्या होता है, सर्टेन रिक्वायरमेंट, इसके भी एक टाइम लिमिट्स होता है। टाइम लिमिट्स होता है कि कितने दिन तक हम हमारा बिल्स को रख सकते हैं।
तो इसमें भी कई कई होता है कि बहुत दिन तक वो बिल्स का कोई ये नहीं हो रहा, पास नहीं हो रहा है, तो उसमें डेडलॉक लग जाता है। डेडलॉक क्या होता है? जो बिल्स काफी दिन तक राज्यसभा में पड़ा रहता है, जैसे 6 महीने तक वो बिल्स का कोई पास नहीं हो रहा है, तो उसमें डेडलॉक लग जाता है। कि उसके बाद डेडलॉक मतलब क्या होता है? डेडलॉक मतलब फिर वो प्रेसिडेंट क्या होता है, एक मीटिंग बुलाएगा कि क्यों ये बिल पास क्यों नहीं हो रहा है। उसमें मेजोरिटी पार्टी से फिर पूछा जाएगा उसी समय कि आप ये बिल क्यों नहीं पास, उसमें क्या रीजन है। अगर मेजोरिटी पार्टी उस वोट को कास्ट कर रहा है उस बिल के लिए, देन वो बिल उस हाउस से पास होके प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन करने के, देन द बिल बिकम अ लॉ। तो ये डेड लॉ, वन द बिल वॉज पास बाय बोथ द हाउस, इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर साइन। इफ द प्रेसिडेंट साइन इट विल बिकम अ लॉ। तो बिल तभी लॉ में होगा जब ये दोनों हाउस से पास होके प्रेसिडेंट से साइन होगा। प्रेसिडेंट अगर उसको अप्रूवल साइन कर देगा, देन द बिल बिकम अ लॉ। तो ऑर्डिनरी बिल्स में क्या है? ऑर्डिनरी बिल में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल इशू कर सकता है इन द बोथ हाउसेस, चाहे वो लोकसभा में करे या राज्यसभा में। लेकिन उसके पहले लॉ बनने के बिल पास होने के पहले उसको 3 टाइप्स की रीडिंग में जाते हैं। रीडिंग के बाद लोकसभा पास करता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा जब उसको अप्रूव करेगा तो प्रेसिडेंट के साइन होगा, साइन प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद देन द बिल बिकम अ लॉ। क्लियर? So this is the ordinary bill. Next, that is the money bill. Money bill क्या है? Money bill can only be introduced in the Lok Sabha by the ruling party. तो money bill सिर्फ ruling party ही दे सकता है। ruling party मतलब जिसका गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, not the opposition party. Clear? तो money bill can introduce only in the Lok Sabha. Ordinary bill हमारे दोनों में introduce हो सकता है, लेकिन हमारा money bill only introduced in the Lok Sabha and it is introduced only by the ruling party. Clear? It is the speaker who has the right to certify its money bill. तो यहाँ स्पीकर ही को राइट मिला है कि वो बिल को सर्टिफाई करे एज ए मनी बिल। Once the bill is passed by the Lok Sabha, it is sent to the Rajya Sabha and the Rajya Sabha has to pass the bill within the 14 days. तो यहाँ पर क्या था? Once the bill was passed by the, अगर एक बार बिल पास हो गया लोकसभा में, जो मनी बिल अगर लोकसभा में पास हो गया वो राज्यसभा में भेज दिया, तो राज्यसभा को उस बिल को विद इन 14 डेज में पास करना है। अगर 14 डेज में वो नहीं पास का, देन इट विल अज्यूम दैट द बिल वाज बिकम अ लॉ सेंट फॉर द प्रेसिडेंट साइन। समझा? हमारा ऑर्डिनरी बिल में क्या था? यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं था, आपका 6 मंथ तक इंतजार करता था। 6 मंथ तक वो बिल नहीं पास तो डेडलॉक लग जाता उस बिल में कि इस पर वोटिंग सिस्टम होगा। अगर मेजोरिटी पार्टी उस बिल्स के लिए अगर एग्री है तभी बिल पास हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर वंस द बिल वाज पास बाय द लोकसभा, अगर एक बार बिल लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा को उस बिल को पास करना ही है विद इन द 14 डेज में। मतलब यहाँ पर राज्यसभा कोई वर्क नहीं है, आपका लोकसभा जो बिल पास हो गया तो राज्यसभा हैज टू बी पास द बिल विद इन द 14 डेज। अगर 14 डेज में राज्यसभा उसको बिल नहीं पास करे, देन इट अज्यूम दैट द बिल बिकम अ लॉ। ठीक है? It was sent back to the after the 14 days, it will not send back to the Lok Sabha. अगर 14 days वो फिर से लोकसभा में सेंड नहीं कर सकते हैं। It is assumed that the bill was sent and the president for the sign. उसको assume कर दिया गया वो बिल पास होगा, प्रेसिडेंट के साइन के लिए भेजा गया। Once it was signed by the president, the bill become the law. तो हर लॉ बनाने के लिए प्रेसिडेंट का साइन होना बहुत जरूरी है, दोनों हाउस का अप्रूवल होना जरूरी है, दोनों हाउस में पास होना जरूरी है, तभी वो बिल लॉ बन सकता है। अगर वंस द प्रेसिडेंट साइन द बिल तो वो हमारे कंट्री में वो रूल्स फॉलो होने लगे कि इस रूल से हमको कंट्रीज में फॉलो करना है। तो कोई भी बिल पास करने के लिए, कोई भी लॉ बनाने के लिए हमारा प्रेसिडेंट का साइन बहुत ही जरूरी है। यू हैव टू टेक अ लॉ। क्लियर? तो ये हमारा दोनों बिल है, ऑर्डिनरी बिल एंड अ मनी बिल। नाउ इसमें अब हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये तो हमारा किस तरह से लॉ बनता है ना। ये जो बिल पास कर रहे हैं हम लोग, जो बिल पास करें तो बहुत सारे, ये नहीं कि आपने बस लिख दिया बिल पास हो गया और राज्यसभा में भेज दिया, लोकसभा में गया, लोकसभा से राज्यसभा, ऐसे इसमें बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। जितने एमपीज होते हैं, जो जितने 543 मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे डिस्कशंस छिड़ते हैं।
हर जो अपोजिशन पार्टी हमेशा एक कमी को रूलिंग पार्टी का ड्रॉबैक रहता है कि उसमें क्या कमी है ताकि इनकी गवर्नमेंट्स को हम गिरा दे, हम अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करें। तो वो बहुत से डिस्कशंस होता है। वो क्या डिस्कशंस होते हैं? देयर आर डिफरेंट डिस्कशंस इन द ड्यूरिंग द बिल पास के समय में क्या क्या डिस्कशन होता है? क्वेश्चन आवर होता है, जीरो आवर होता है, एडजर्नमेंट मोशंस होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशंस होता है। तो जब ये बिल पेश होता है तो इतनी सारे हमारे डिस्कशंस होते हैं। तो ये क्या होता है? व्हाट इज क्वेश्चन आवर? क्वेश्चन आवर क्या होता है? ये जब बिल हमारा सेंड होता है उस समय रूलिंग पार्टी जो हमारा बिल भेज रहा है उसके में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्हाट इज क्वेश्चन आवर? द फर्स्ट आवर 11 AM to noon 12 noon for every sitting in the house of the parliament is allotted for asking and answering the question। मतलब जो फर्स्ट आवर जो हमारा 11 से 12 के बीच में जो आवर होता है उस समय हमको पार्लियामेंट कोई भी क्वेश्चन और उस आंसर का जवाब देना होगा मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज द डिवाइस स्किप द मिनिस्टर ऑन टूर्स। मतलब क्वेश्चन और एक ही डिवाइस है जो मिनिस्टर को अपने अंगूठे पे बैठाया रहता है। मतलब अलर्ट रहता है कि आपको जो भी आप पॉलिसी प्रोग्राम्स बना रहे हैं वो पॉलिसी प्रोग्राम्स को आपको आंसर्स भी देना और उसमें क्वेश्चंस भी हम पूछेंगे कि आपकी पॉलिसी किस लिए बना रहे, किसके बेनिफिट्स के लिए, आप अपने बेनिफिट्स के लिए बना रहे या सोशल बेनिफिट्स के लिए। तो ये हमारा पार्लियामेंट का वर्क है कि वो क्वेश्चन आवर कर सकता है और वो क्वेश्चन आवर किस टाइम में करता है? 11 to 12 में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज जीरो आवर। व्हाट इज द जीरो आवर? जीरो आवर क्या था? द टाइम विच स्टार्ट आफ्टर द क्वेश्चन आवर at 12 noon to 1 PM just before the lunch is known as the zero hour। मतलब टाइम क्या था? ये 11 और 12 के बीच हमारा क्वेश्चन आवर हुआ और 12 से 1 के बीच में हमारा जीरो आवर्स होता है। ठीक है, जो लंच पीरियड हुआ। ड्यूरिंग दिस आवर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड विदाउट एनी प्रायर नोटिस। यहाँ पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई नोटिस विदाउट नोटिस दिया। मतलब जैसे लंच टाइम होता है लेकिन आप उसमें कोई भी क्वेश्चन किसी पार्टी से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप पूछ सकते हैं क्या कोई भी बिना नोटिस दे क्या ये आपकी प्रोग्राम पॉलिसी क्यों बना रहे हैं एज ए जनरल वे। ठीक है, ये हमारा जीरो आवर हुआ ना। एडजर्नमेंट मोशंस क्या हुआ? एडजर्नमेंट मोशंस क्या होता है? कभी कभी ऐसा डिस्कशन होता है कि वो बहुत लंबा चला जाता है, तो जो इम्पोर्टेंट जो हमारा प्रोग्राम पॉलिसी है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। अगर वो लंबा चलता है उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं आता, उसी समय उसमें एडजर्नमेंट मोशन लगा दे, मतलब वो करंट टॉपिक को क्लोज कर दिया जाता है तो उसको फर्दर डिस्कस किया जाएगा और जो न्यू टॉपिक हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, डिस्कशन स्टार्ट हो, उसको हम लोग बोलते हैं एडजर्नमेंट मोशन। तो एडजर्नमेंट मोशन क्या है? करंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पोस्टपोन्ड एंड प्लेस्ड अनदर टॉपिक विच इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब जो करंट टॉपिक डिस्कशन को पोस्टपोन करके आज इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन को स्टार्ट कर दिया जाए, उसको हम लोग एडजर्नमेंट मोशंस बोलते हैं। क्लियर? नो कॉन्फिडेंस मोशंस क्या होता है? If the opposition loses its confidence in the government, opposition party कब अपना कभी confidence lose कर लेता है गवर्नमेंट का, then it can pass a confidence motions against the government. The government has to prove a majority on its government. मतलब कभी कभी ऐसा तो ऑपोजिशन पार्टीज क्या होता है जो रूलिंग पार्टी की पॉलिसी प्रोग्राम्स का कुछ न होके उस पर रोक लगाता है कि ये पॉलिसी प्रोग्राम सही नहीं है, हमारे कंट्रीज के बेनिफिट्स के लिए नहीं है, वो तो उस पर रोक लगाता है। उसको मेजोरिटी प्रूव करना पड़ता है कि हैव टू प्रूव कि हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है मेजोरिटी हमारे इस पॉलिसी प्रोग्राम से सहमत है और ये हमारे कंट्री के लिए बेनिफिट है। तो उस समय जब मेजोरिटी पार्टी वोट करेगा तब वो पॉलिसी आगे बढ़ेगा। अगर मेजोरिटी पार्टी वोट नहीं करे तो वो वोट हमारा उस पॉलिसी से हमको क्विट करना पड़ता है रूलिंग पार्टी को। तो ये हमारा ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लगाता था? ओनली द ऑपोजिशन पार्टी लगा। क्यों लगाते हैं ऑपोजिशन पार्टी? क्यों? वो हमेशा अपना गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए वो हमेशा रूलिंग पार्टी को अपोज में रहेगा, उनके खिलाफ रहेगा, उनकी ड्रॉबैक है, उनकी पॉलिसी प्रोग्राम अच्छा नहीं है, हमारा पॉलिसी होगा। ये चीज होता है हमारे पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में हमें कितने टाइप के डिस्कशंस होते हैं, कितने क्या क्वेश्चन आवर्स होते हैं, नो जीरो आवर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो वी आर डिस्कस अबाउट दिस, क्या क्या होता है पार्लियामेंट में, क्या क्या बिल पास होता है, क्या नहीं होता है। तो वी आर ऑल डिस्कस इन दिस चैप्टर अबाउट द पार्लियामेंट। क्लियर? तो जो बेसिक फंक्शंस हमारे पार्लियामेंट के थे जो हमने अभी डिस्कस किया वो हमने पूरा पढ़ा। नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू मस्ट रीड द बुक केयरफुली
so that you can understand the whole chapter thoroughly. Clear?